चलिए, तो लास्ट क्लास में शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात शुरू हो गई थी, है ना। और ये बात इसलिए निकली थी क्योंकि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था, यस, जिसके थ्रू आर्टिकल 31 में चेंजेस किए गए थे और फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया गया था। फंडामेंटल राइट्स को पे चेंजेस की गई थी ताकि लोगों के राइट्स को छीना जा सके बेसिकली, हाँ या ना। उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई ऐसा लॉ हो, हाँ या ना, जो लैंड रिफॉर्म से जुड़ा हो और आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन कर रहा हो, तो उस ग्राउंड पे ऐसा नहीं है कि हम उसे रोक दें, उसको चैलेंज कर दें हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, यस। और आर्टिकल 31 भी तो इससे भी ऊपर था कि 9th शेड्यूल में डाला गया कोई भी लॉ, यस, किसी भी कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं जाएगा, ये बात कही गई। तो ये दो चीज़ें कही गई। अब यहाँ पर जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ और लोगों के प्रॉपर्टी के राइट्स छीने जाने लगे, तो लोग फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कोर्ट में चैलेंज किया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट, यस। और जब ये चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बात ये सुनी। यहाँ पर अब क्वेश्चन ये उठता है, यस, कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी लॉ, हाँ या ना, जो हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा होगा, वायलेशन कर रहा होगा, दैट विल बी नल एंड वॉइड, हाँ या ना, वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी लॉ, 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही होगी, वो उस एक्सटेंट तक क्या हो जाएगी? नल एंड वॉइड हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्लियर हो पा रहा है? ये बात करता है। और इस लॉ की जो डेफिनेशन है वो बताई गई है आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में, हाँ या ना। अब यहां पर क्वेश्चन ये था, ठंड लग रही है आप लोगों को? ज्यादा ठंड लग रही है कि यहां पर क्वेश्चन ये था कि पार्लियामेंट ने तो लॉ बनाकर, कौन सा लॉ? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक कैसा लॉ था? एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, संवैधानिक विधि थी। क्यों थी? क्योंकि उसे आर्टिकल 368 के थ्रू बनाया गया ना भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैसे लॉ होंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होंगे, संवैधानिक विधियां होंगी। तो पार्लियामेंट ने जो पहला संविधान संशोधन किया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, इसके द्वारा संविधान में बदलाव किया गया, हाँ या ना। तो प्रश्न ये उठता है, क्या कोई ऐसा लॉ है जो हमारे फंडामेंटल राइट को भी छीनने का अधिकार रखता है? और इसी प्रश्न का उत्तर दिया सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? यस। पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो कैसा लॉ था? एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, संवैधानिक विधि थी, जिसके द्वारा आर्टिकल 31 में क्या किए गए? बदलाव किए गए। आर्टिकल 31 क्या था? फंडामेंटल राइट। तो अब यहां प्रश्न ये उठता है, क्या कोई ऐसा लॉ है जो हमारे फंडामेंटल राइट को भी बदलने का अधिकार रखता है, हाँ या ना? या ऐसा कोई लॉ नहीं है? तो इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया भाई? आंसर किया। सुनिएगा क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखते हुए कहा कि देखिए भैया, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में जो लॉ की डेफिनेशन दी गई है, हाँ या ना, ये केवल और केवल ऑर्डिनरी लॉ की डेफिनेशन देता है। किसकी देता है? ऑर्डिनरी लॉ की, सिंपल लॉज की। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ शामिल नहीं है।
कौन से लॉज शामिल नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इन लॉज के अंदर शामिल नहीं है। कौन से डेफिनेशन में? आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में। इट मीन्स व्हाट? आर्टिकल 13 क्लॉज 2 जो कह रहा है कि कोई भी विधि जो हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही होगी वो शून्य हो जाएगी। तो ये केवल कौन से लॉ की बात करता है? किस लॉ की बात नहीं करता? आ रहा समझ में? तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में जो विधि की परिभाषा, लॉ की डेफिनेशन दी गई है, वो केवल किसकी बात करता है? वो किसको अपने अंदर शामिल नहीं करता? मतलब जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में लॉ की बात की गई है कि ऐसी कोई भी विधि जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो, उसमें वो कौन से लॉ की बात की गई है? केवल किस लॉ की बात नहीं की गई है? कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट। कौन कह रहा है? कौन से केस में? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। आ रहा समझ में? क्लियर हो पा रहा है? लिखिए। इन दी शंकरी प्रसाद केस, पहले इंग्लिश में बोल रहा हूं। इन दी शंकरी प्रसाद केस, the constitutional validity of the First Amendment Act was challenged and the Supreme Court ruled that or held that, जो भी लिख लो, the power of parliament to amend the constitution under article 368 also includes the power to amend fundamental rights. And the word law in Article 13 includes only ordinary laws, not the constitutional laws. पैराग्राफ चेंज करके इंग्लिश में ही, therefore the parliament can abridge or take away abridge take away any of the fundamental rights by enacting constitutional laws or constitutional amendment laws, by enacting the constitutional laws or constitutional amendment laws and such law will not be void under Article 13. हिंदी में लिखिएगा। क्लियर है? उसको पढ़िए इंग्लिश वाली जो आप लोग लिखे हैं अभी, इसको ध्यान से। शंकरी प्रसाद मामले में प्रथम संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता को, प्रथम संविधान संशोधन के संवैधानिक वैधता को
चुनौती दी गई थी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति में मौलिक अधिकार को भी संशोधन करने की शक्ति शामिल है। एवं अनुच्छेद 13 के अंतर्गत केवल सामान्य या साधारण विधि, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत केवल साधारण एवं सामान्य विधि शामिल है, ना कि संवैधानिक संशोधन विधि या संवैधानिक विधि, ना कि संवैधानिक संशोधन विधि या संवैधानिक विधि। पैराग्राफ चेंज करके, इसलिए संसद संवैधानिक विधि बनाकर संवैधानिक विधि बनाकर किसी भी मौलिक अधिकारों को छीन सकती है या कम कर सकती है, और ऐसा कानून अनुच्छेद 13 के अंतर्गत अमान्य नहीं होगा। मतलब अभी देखिए, थोड़ा सा फिर से देखो, क्योंकि यही बेस है इस पूरे लड़ाई का, कि आर्टिकल 31 क्लॉज 1 कहता है कि कोई भी विधि जो संविधान लागू होने से पहले बनी थी वो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो शून्य हो जाएगी। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी विधि अगर हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, तो शून्य हो जाएगी। और ये विधि जो शब्द यहां पर बताया गया कि कोई भी विधि जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, इस विधि की परिभाषा कहां बताई गई? आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में। मतलब आर्टिकल 13 क्लॉज 2, आर्टिकल 13 क्लॉज 3, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के तहत अगर हम देखें तो कोई भी विधि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही होगी तो वो अमान्य घोषित हो जाएगी, शून्य घोषित हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आ रहा है समझ में? तो फिर यहां पर प्रश्न ये उठा कि फिर आर्टिकल 368 देखने के लिए बनाया है हमने, माहौल बनाने के लिए, क्योंकि आर्टिकल 368 के द्वारा हम किसको संशोधन कर सकते हैं? संविधान को। तो क्या आर्टिकल 368 के द्वारा हम फंडामेंटल राइट को नहीं बदल सकते?
तो फिर प्रश्न ये उठा कि जो लॉ की बात की जा रही है, कोई भी ऐसा लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है, क्या इस लॉ में दोनों लॉ आती हैं, ऑर्डिनरी लॉ भी और, अरे बोलिए भाई, सो के उठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल। प्रश्न ये उठा किस आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में केवल ऑर्डिनरी लॉ आता है या दोनों आते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर डिफाइन किया, इस आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में जो लॉ की परिभाषा दी गई है वो केवल किसकी दी गई है, वो किसकी बात नहीं करता, मतलब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के थ्रू किसको छीनने का अधिकार रखती है, किसको, आ रहा है समझ में? मतलब अगर मैं आर्टिकल 13 क्लॉज 2 को पढ़ूं तो कैसे पढ़ूंगा, कोई भी ऑर्डिनरी लॉ अगर हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही है तो वो शून्य हो जाएगी। समझ में आ रहा है? मतलब आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में जो लॉ की परिभाषा दी गई है वो कौन से लॉ है, वो कौन सा लॉ नहीं है, आ रहा है समझ में? ये पहला जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसका पक्ष लिया, पार्लियामेंट का, कि पार्लियामेंट इज अ पावर टू अमेंड एनीथिंग और एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। यस, बट बात यहां तक नहीं बची, बात अब उठी है तो आगे तक जाएगी। अब समय के साथ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। कौन सा आया? 7th, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। यस, अब 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964 के द्वारा पंजाब में कुछ लैंड रिफॉर्म्स कानून बनाए गए थे, जिसे 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था। कहां डाल दिया गया था? तो 7वें संविधान, और जिसके द्वारा पंजाब में बहुत सारे लोगों की जमीन छीनी गई, तो फिर इसे भी चैलेंज कर दिया गया। कहां? सुप्रीम कोर्ट में। कहां चैलेंज किया गया? चलिए हेडिंग बनाइए पहले, फिर मैं बताता हूं। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। नेक्स्ट हेडिंग, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। बढ़ा दूं? काम ही नहीं कर रहा है। देखो भाई, वहां से कर जाए तो ठीक है। हेडिंग बन गया गोलकनाथ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा देखिए। अब इस केस में हुआ क्या था? इस केस में चैलेंज किया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 को। यस, जिसके द्वारा पंजाब के लैंड रिफॉर्म मतलब भूमि सुधार कानून को प्रोटेक्ट किया गया था, ताकि पंजाब में भी सरकारें जमीन को आसानी से एक्वायर कर सके लोगों की। हाँ या ना? बट इस 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के वैलिडिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, संवैधानिक वैधता को चैलेंज कर दिया गया। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ चैलेंज कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। यस, और जब सुप्रीम कोर्ट में से चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रश्न का उत्तर 1951 में शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, पुनः उसका उत्तर दिया। किसने? गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने। यस, तो गोलकनाथ केस में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। यस, अब चैलेंज किया गया, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने लास्ट वर्डिक्ट को ही चेंज कर दिया। यस, पहले मामले में शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? पहले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हाँ या ना, कि अगर कोई भी ऐसा लॉ होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं तो उसके थ्रू संसद फंडामेंटल राइट को बदलने का अधिकार रखती है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड ऑर्डिनरी लॉज बोथ आर
डिफरेंट, दोनों अलग अलग हैं, हाँ या ना, दोनों एक नहीं हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में जो लॉ की परिभाषा दी गई है वो केवल किसकी दी गई है? ऑर्डिनरी लॉज की दी गई है। पर सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में अपने ही निर्णय को क्या कर दिया भाई? बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में जो लॉ की परिभाषा दी गई है, विधि की परिभाषा दी गई है, उसमें दोनों ही विधि शामिल हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज भी और ऑर्डिनरी लॉ भी, दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही लॉ हैं, दोनों एक ही विधि हैं। और आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में जो विधि की परिभाषा दी गई है वो कौन सी विधि है? दोनों विधियां हैं, संवैधानिक विधि भी। अरे वो शंकरी प्रसाद केस में कहा था, ध्यान से सुनना है, ऐसे थोड़ी बनेगा बात। इतना आसान होता तो नहीं पढ़ा रहे होते। यस, शंकरी प्रसाद केस में क्या कहा था? दोनों सेम हैं, दोनों अलग अलग हैं। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उसके अगेंस्ट वर्डिक्ट दिया। क्या कहा कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में जो लॉ की परिभाषा दी गई है उसमें दोनों ही प्रकार की विधियां शामिल हैं, ऑर्डिनरी विधि भी और कॉन्स्टिट्यूशनल विधि भी। इसका मतलब क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के थ्रू भी पार्लियामेंट सॉरी फंडामेंटल राइट को छीनने का अधिकार नहीं रखती। मतलब गोलकनाथ केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने किसके अधिकार छीन लिए? संसद की शक्तियां छीन ली। किसको अमेंड करने की? फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की। यस, आ रहा समझ में? मतलब पहले जो शंकरी प्रसाद केस था वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉज के थ्रू फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। पर गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो लॉ की डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 13 के अंतर्गत, हाँ या ना, इसमें दोनों ही विधि शामिल हैं। कौन कौन सी विधि? ऑर्डिनरी लॉ भी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज भी, संवैधानिक विधि भी। मतलब इन दोनों ही विधि के द्वारा फंडामेंटल राइट को वॉयलेट या उन्हें कर्टेल नहीं किया जा सकता। क्या किसने कह दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये मान लिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज भी एक प्रकार की लॉ है इन अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। यस, पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय तो दे दिया। पर जब निर्णय दे दिया तो उनके बाद उनको याद आया कि भाई हमने निर्णय तो दे दिया गोलकनाथ केस में, पर यह निर्णय की दिक्कत यह हो जाएगी कि निर्णय उन कानूनों पर भी लागू हो जाएगी जो 1967 से पहले लागू थे भारत में, हाँ या ना। क्योंकि सरकार ने तो प्रथम संविधान संशोधन से ऐसे बहुत सारे कानून बनाए जिसके द्वारा सरकार ने मौलिक अधिकारों को कर्टेल किए, छीने। तो सभी कानून शून्य हो जाते, जीरो हो जाते, जिसके द्वारा पार्लियामेंट ने संवैधानिक संशोधन विधि के द्वारा किसको छीनने का प्रयास किया था? मौलिक अधिकारों को छीनने का या बदलने का प्रयास किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर यहां पर एक सिद्धांत दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, भविष्य लक्ष्य निर्णय का सिद्धांत, हाँ या ना। इस पर्टिकुलर सिद्धांत के द्वारा, डॉक्ट्रिन और ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हम निर्णय दे रहे हैं 1967 में, वो पीछे जाकर अप्लाई नहीं होगी, वो केवल कहां अप्लाई होगी? भविष्य में। भविष्य लक्ष्य विधि का सिद्धांत कहा जाता है इसे। किसका कहा जाता है? भविष्य लक्ष्य विधि का सिद्धांत, है ना। क्योंकि यह निर्णय केवल कहां पर लागू होगा? भविष्य में। ये कहां लागू नहीं होगा? पास्ट में जाकर लागू नहीं होगा। मतलब पहले बने हुए कानून हमारे निर्णय से प्रभावित नहीं होंगे। कौन से कानून प्रभावित होंगे? आने वाले कानून। समझ में आ रहा है? लिखिए, in this case the constitutional validity of seventh constitutional amendment act 1964 was challenged and in this case Supreme Court ruled that
द पार्लियामेंट कैन नॉट, कैन नॉट को अंडरलाइन कर लीजिएगा, द पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रिज और टेक अवे any of the fundamental right, abridge or take away any of the fundamental rights पैराग्राफ चेंज करके इसी में ही, it means a constitutional laws or constitutional amendment laws, it means constitutional laws या constitutional amendment laws is also a law, is also a law within the meaning of, within the meaning of Article 13 आर्टिकल 30। क्लियर हो पा रहा है? हाँ या ना? और फिर ब्रैकेट में लिख लो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, वहां पर भविष्य लक्षी सिद्धांत, क्योंकि वो कहां लागू होगा? पास्ट में लागू नहीं होता। हिंदी में लिखेगा इस मामले में मैंने सेवेंथ बोला क्या? सॉरी 17th करिएगा उसको, 17th। इस मामले में 17वें संविधान संशोधन विधि के संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। और इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद संवैधानिक विधि के द्वारा किसी भी मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती। पैराग्राफ चेंज करके सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संवैधानिक विधि भी या संवैधानिक संशोधन विधि भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत एक विधि है। यस, 1967 का जजमेंट अब आ गई थी। द इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर और तुम कुछ भी बदल दो, महिलाओं ने जो चीज को जिस तरीके से बनाया उसको बस मत बदलो। तकिया जैसे उन्होंने रखा है वो ऐसे ही होना चाहिए। यस, पर्दा जैसे लगा है वो वैसे ही होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। यस,
आपने उसे अपने हिसाब से चेंज किया, वो भी अच्छा ही लग रहा था, पर वो उनके हिसाब से अच्छा नहीं था। यस तो कोई भी अमेंडमेंट बिना महिलाओं से पूछे नहीं किए जाने चाहिए घर में। और उस समय इस देश की जो प्राइम मिनिस्टर बनी वो कौन बनी? इंदिरा गांधी। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया गोलकनाथ केस में कि उन्होंने पार्लियामेंट की शक्तियों को छीन लिया, जिससे वो फंडामेंटल राइट को अब बदलने का अधिकार ही नहीं रखेंगी, अब नहीं रख सकती, नहीं बदल सकती, तो इंदिरा गांधी ने कहा अभी बताती हूं। जब वो आई शुरुआत में, उस दौरान तो उन्होंने अपनी उतनी ताकत नहीं दिखाई। उस समय उन्हें मोम की गुड़िया का तौर पर संज्ञा दी जाती थी, बहुत सॉफ्ट नेचर की थी, है ना, क्योंकि दुनियादारी ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी थी नहीं। पर जब उन्होंने देखा कि अपने लोग ही गड़बड़ करते हैं, है ना, जब बड़े पदों में जाओ, तो फिर उन्होंने सोचा कि अब तो ताकतवर बनना पड़ेगा। और इंदिरा गांधी की ताकतवर बनने की शुरुआत होती है फ्रॉम 1969। देश में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था और इंदिरा गांधी कौन से पार्टी से थी बाबू? कांग्रेस। और कांग्रेस की तरफ से नीलम संजीवा रेड्डी साहब कैंडिडेट थे प्रेसिडेंट के लिए, है ना। पानी देंगे क्या कोई मेरे को थोड़ा सा? सुनिएगा, ठीक है। 1967 में इंदिरा गांधी क्या बनी? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बहुत सॉफ्ट नेचर की थी, मोम की गुड़िया कहा जाता था उनको, क्योंकि ज़्यादा पॉलिटिक्स जानती नहीं थी। पर जब कांग्रेस के ही बड़े नेता उनको दबाने का प्रयास करने लगे कि ये महिला क्या देश चलाएगी, इज लाइक दैट, तो उन्होंने अब अपने आप को प्रूफ करने का सोच लिया कि मैं अब अपने आप को प्रूफ करूंगी। और 1969 में उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया, जब भारत में देश में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था। 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से नीलम संजीवा रेड्डी साहब खड़े हुए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और इंदिरा गांधी भी कौन से पार्टी से थी? पर राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति को खड़ा कर दिया गया, राष्ट्रपति के पद के लिए एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया गया और इंदिरा गांधी से सलाह भी नहीं ली गई। यस, क्योंकि जिस व्यक्ति को खड़ा किया गया वो इंदिरा गांधी के सपोर्ट में वाले व्यक्ति नहीं माने जाते थे। तो उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी साहब। इंदिरा गांधी गई, उनको कहा कि गिरी जी सुनिए, तो उन्होंने बोला यस मैडम बताइए, तो उन्होंने बोला रेजिग्नेशन दे दो। तो वीवी गिरी साहब ने कहा क्या कहा मैडम? रेजिग्नेशन दे दो। तो उन्होंने पूछा क्यों मैडम? तो बोली मैं आपको राष्ट्रपति बनाऊंगी। यस, उस समय वो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे भारत के। यस, क्योंकि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी। तो वीवी गिरी साहब ने कहा मैडम मैं तो अभी उपराष्ट्रपति हूं और उपराष्ट्रपति के तौर पर बने पद पर रहते रहते भी मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता हूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें अधिकार देता है, मैं नहीं इस्तीफा दूं, मैं तुमको तो राष्ट्रपति ही बनाऊंगी। अब क्योंकि उस समय राष्ट्रपति भी कौन था? वीवी गिरी, कार्यवाहक ही थे पर राष्ट्रपति थे। और उपराष्ट्रपति अपने इस्तीफा किसको देता है? तो वीवी गिरी साहब ने उपराष्ट्रपति के ऑफिस में जाकर अपना इस्तीफा लिखा और राष्ट्रपति के ऑफिस में जाकर उसे एक्सेप्ट कर लिया।
यस, और इस्तीफा उनका स्वीकार हुआ और वहां पर वो उपराष्ट्रपति के पद से हट गए। और इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी लाइन से हटकर वीवी गिरी को राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा किया और कांग्रेस के उन सभी मेंबर्स को जो इंदिरा गांधी के सपोर्टिव थे, उन्हें कहा दिल की आवाज सुनना, पार्टी की नहीं। यस, दिल की आवाज मतलब किसकी? इंदिरा गांधी की। और कांग्रेस पार्टी का का कैंडिडेट जो था नीलम संजीवा रेड्डी साहब, वो चुनाव हार गए। यस, और वीवी गिरी साहब चुनाव जीत गए। और जब तक इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रही, तब तक नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति बनने नहीं दी हो। जब 1977 में उनकी सरकार गिरी इंदिरा गांधी की आफ्टर दी इमरजेंसी, और 77 में किसकी सरकार बनी? जनता पार्टी की सरकार बनी, तब जाकर नीलम संजीवा रेड्डी इस देश के राष्ट्रपति बने। यस, तो 1969 में जब वो अपनी पार्टी लाइन से हटके अपनी लड़ाई, अपने वर्चस्व की लड़ाई को लड़कर जीती, तो समझ में आ गया यार ताकत तो मेरे पास है। और फिर जब दोबारा वो 1971 में चुनाव जीत कर आई, फिर माहौल बनाना चालू की, और वो माहौल अब दिखेगा कि वो करती हैं 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। हेडिंग बनाइए, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ठीक है, अब इंदिरा गांधी ने कहा ये अमेंड किया, और इसे अमेंड करके, इस अमेंडमेंट के थ्रू, ये संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया, आर्टिकल 13 क्लॉज 4। कौन सा आर्टिकल जोड़ दिया गया? आर्टिकल 13 क्लॉज 4। यह संविधान संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑर्डिनरी लॉ दोनों को एक बता दिया था। इससे हुआ क्या? पार्लियामेंट की मौलिक अधिकारों को छीनने की या कम करने की शक्ति समाप्त हो गई। यस, तो यहां पर 24वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 24वां संविधान संशोधन किया गया, और इस 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा यह कहा गया, आर्टिकल 13 क्लॉज 4 एक नया आर्टिकल जोड़ा गया भारतीय संविधान में, और जो वह कहा गया कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 368 जो कि संवैधानिक विधि है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, बोथ आर डिफरेंट। दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं, दोनों अलग हैं, ये कहा गया। मतलब आर्टिकल 13(3) में जो बात की गई है वो कौन से लॉ की बात की गई है? ऑर्डिनरी लॉ की बात की गई है। और जबकि आर्टिकल 368 में किसकी बात की गई है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। मतलब गोलकनाथ केस के जजमेंट को बदल दिया सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट ने संविधान संशोधन करके, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दोनों आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अंतर्गत आते हैं, पर यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके क्या कहा गया? नहीं 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 नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अंतर्गत नहीं है, ऑर्डिनरी लॉ अलग और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अलग। इसका मतलब क्या? पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट को छीनने का अधिकार रखती है। ये किसने कहा? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ये कह दिया कि भाई हमारे पास जो अधिकार है वो है। अब ये लड़ाई छिड़ गई, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं है, और सरकार ने, पार्लियामेंट ने कानून में बदलाव करके, संविधान में बदलाव करके कह दिया कि हमारे पास अधिकार है। लिखिएगा, फिर और समझाऊंगा। The Parliament reacted the Supreme Court's judgment ब्रैकेट में लिख लीजिएगा गोलकनाथ केस by enacting
The 24th Constitutional Amendment Act 1971 ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा इसी में ही। इट डिक्लेयर्ड दैट ठीक है, इस पॉइंट को भी लिख लेना, बट बाद में लिखना, मैं बताऊंगा। जो ये कह रहा है मैं वही लिखवा रहा हूं, बट मैं भाषा अलग यूज कर रहा हूं। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इस भाषा में लिखी गई है। आर्टिकल 13(4) स्टेट्स दैट नथिंग दिस आर्टिकल 13 shall apply to any amendment to the constitution made under article 368। ठीक है, सिंपल सी बात की गई है। अनुच्छेद 13(4) में कहा गया है कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए जाने वाले संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होगी। यस, ये चीज कही गई, और उसी चीज को मैं दूसरे भाषा में लिखवा रहा हूं, लिखिएगा। इट डिक्लेयर्ड दैट द पार्लियामेंट हैज a power to abridge or take away any of the fundamental rights under Article 368 या through Article 368 and such an act or law will not be a law. Such an act or law will not be a law under the meaning of Article 13। ठीक है, हिंदी में लिखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के फैसले के खिलाफ, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के या फैसले के खिलाफ संसद ने अपनी प्रतिक्रिया 24वें संविधान संशोधन के द्वारा, और करके इसके भी लिख सकते हो, दोनों लैंग्वेज आपके पास होगी। अभी इंग्लिश वाले लिखना ना, हिंदी वाले बाद में लिखना। हिंदी वाले को तो अभी मैं लिखवा रहा हूं। क्या बोला मैंने, कहां पे थे? हाँ, 24वें संविधान संशोधन के द्वारा फिर से पूरा बोलिए ना एक बार हिंदी वाले। संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा दी, पैराग्राफ चेंज करके, इस संविधान संशोधन के द्वारा यह कहा गया कि संसद संवैधानिक विधि के द्वारा किसी भी मौलिक अधिकारों को छीन या कम कर सकती है, छीन सकती है या कम कर सकती है, क्योंकि संवैधानिक विधि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत एक विधि नहीं है। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत एक विधि नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 13 में क्योंकि कौन सी विधि है?
ऑर्डिनरी लॉ साधारण विधि है, जबकि 368 किसकी बात कर रहा है? संवैधानिक विधि की। मतलब जो ये लड़ाई चल रही थी कि अनुच्छेद 13 में कौन सी विधि है, अनुच्छेद 368 में कौन सी विधि है, इसको साफ साफ लिख कर बता दिया गया। अब हिंदी वाले इसको भी लिख लेंगे ना और करके, ये वाला लाइन है ना। अब यहाँ पर ये बता दिया गया कि अनुच्छेद 368 एक संवैधानिक विधि है, जबकि आर्टिकल 13 में जो विधि की बात की गई है वो केवल कौन सी लॉ है? ऑर्डिनरी लॉ है। मतलब अनुच्छेद 368 के द्वारा संसद मौलिक अधिकारों को भी छीनने की शक्ति रखता है। ये कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा बता दिया गया? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971। याद रखना, जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई भी सुप्रीम कोर्ट कब जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा जजमेंट देगी, किसके द्वारा? संवैधानिक बेंच के द्वारा जजमेंट देगी। संवैधानिक बेंच क्या होता है? जिसमें कम से कम कितने जज बैठे हों? 5 जज बैठे हों। उसको कौन सा बेंच कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। क्लियर हो पाया है? जैसे गोलकनाथ केस में 7 जजों की बेंच थी। कितने जजों की बेंच थी? 7 जजों की, है ना। 7 जज एक साथ बैठे थे उसमें। यस, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जब भी सर्वोच्च न्यायालय की कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कोई भी जजमेंट देगी, कोई भी निर्णय देगी, ऑर्डर देगी, हाँ या ना, तो उसको बदलने के लिए पार्लियामेंट को क्या करना पड़ता है? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ता है। ऐसे ही नहीं बदला जा सकता सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। क्लियर हो पा रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की किस बेंच ने निर्णय दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने निर्णय दिया। क्लियर हो पा रहा है, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ये भारत की आज तक की सबसे बड़ी बेंच रही है केशवानंद भारती केस। 13 जज बैठे थे एक साथ इसमें। कितने जज बैठे थे? और सबसे अच्छी बात, जिस समय केशवानंद भारती केस में 13 जज बैठे थे, उस समय सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या ही 13 थी, हाँ या ना। मतलब सभी जजों को यहीं बैठा दिया गया था। चलो कुछ मत करो तुम लोग, इधर उधर आओ, केशवानंद भारती केस सुनते हैं। ये वाली बात है। आज तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 1+33 हो चुकी है, हाँ या ना। मतलब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, और अन्य जजेस, यस, अन्य जजेस। और सच में इस देश में किसी के पास पावर्स हैं, जो पावर होल्ड करता है, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। यस, कोई मंत्री, कोई विधायक, हाँ या ना, कोई अधिकारी नहीं लगता इसके आगे। समझ में आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट का एक छोटा जज भी भारत के चीफ सेक्रेटरी को, जो या किसी राज्य के चीफ सेक्रेटरी को अपने कोर्ट में 10 घंटा खड़े करने की ताकत रखता है कि तुम खड़े रहो, मत जाओ। यस, सोचिए किसी जिले का एसपी कितना पावरफुल होता है, हाँ या ना। इतनी सारी पुलिस उसके अंदर, आम नागरिक कई बार डायरेक्ट मिल नहीं पाती उस पुलिस ऑफिसर से। पर मैंने अपने इस जर्नी में कई ऐसे पुलिस वालों को देखा है, एसपी रैंक और उससे ऊपर के, यस, जो कोर्ट में 2-2.5 घंटे खड़े रहे हैं केवल अपनी गलती के कारण। यस, ये वाली हालत। वहां पर जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई केस चल रहा है, और कोई केस चल रहा है, किसी केस पे बहस हो रही है, तो 6-7 वकील मान लीजिए उस केस पे खड़े हैं एक साथ। जो एक वकील बोल रहा है तो और वकील से बैठ जाते हैं, और वो नहीं बैठ सकते। और अभी उत्तर प्रदेश में एक एसपी को सजा दी गई हाईकोर्ट के द्वारा, और उन्हें करीब करीब कुछ घंटे तक अपने कोर्ट में ही खड़ा रखा गया, सजा दिया गया, खड़े रहो तुम। यस, ये वाली बात। एक केस था
उसमें मैं नाम नहीं लूँगा, पर एक यहीं छत्तीसगढ़ के ही एक जिले के एसपी, अगर वो 3 मिनट तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ी थी, 3 मिनट में उसने मेरे ख्याल से 30 बार से ज़्यादा सॉरी बोला होगा। यस, मतलब क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, इनको सीधे शक्ति कहाँ से मिलती है? संविधान से। और जब भी कोई भी ऐसा कृत्य करता है, कार्य करता है जो आपके अधिकारों को छीनने का कोशिश करता है या कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविजन का उल्लंघन करती है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को किसी भी प्रकार के दंड देने की शक्ति रखती है, अलग लेवल पर पावर्स है। यस, अब हाई कोर्ट में जज बनना है या सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है तो उसके 2 रास्ते होते हैं। या तो सिविल जज का एग्जाम निकालिए, नीचे के लेवल पर जज बनिए और ले दे करके हाई कोर्ट तक पहुंचिए, जो बहुत मुश्किल है। हाँ या ना? मतलब अगर 1000 बच्चे सिविल जज का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें कोई 2 व्यक्ति मान के चलिए जो सिविल जज बना है, 1000 सिविल जज हैं तो उसमें से केवल 2 व्यक्ति ही हाई कोर्ट तक पहुंचेगा, है ना? थोड़ा मैं बढ़ा दूं तो 5 कर सकता हूं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। यस, हाई कोर्ट में मैक्सिमम जो जजेस आते हैं वो थ्रू बेसिकली बार आते हैं, है ना? मतलब हम जैसे वकील हैं, एक समय के बाद हम उस एलिजिबिलिटी को पूरा कर पाते हैं कि हम डायरेक्ट हाई कोर्ट के जज बनते हैं। यस, जैसे हाई कोर्ट में अभी बहुत सारे ऐसे जज हैं, जस्टिस पीपी साहू सर, है ना, जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल सर, जस्टिस संजय के अग्रवाल, जस्टिस प्रसाद साहब, जस्टिस बीडी गुरु साहब, मतलब मैं एक नाम ले रहा हूँ, ऐसे और भी। ये सभी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ही वकील थे और आज वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में क्या हैं? जज हैं। इसके पीछे की वजह ये होती है कि हाई कोर्ट में जो वकालत कर रहा होता है उनके पास रिट मैटर को करने की एक्सपीरियंस होती है। और रिट मैटर की शुरुआत, जो रिट अधिकारिता है आर्टिकल 226 हाई कोर्ट की, वो हाई कोर्ट से ही शुरू होती है, नीचे के कोर्ट में नहीं होती। तो नीचे के कोर्ट के जो जज हाई कोर्ट में आते हैं उनके पास रिट मैटर की एक्सपीरियंस नहीं होती। इसीलिए सामान्यतः हाई कोर्ट में जो जज होते हैं वो मैक्सिमम कहाँ से आते हैं? फ्रॉम द बार। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस हैं, या तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के बार से आते हैं, या तो हाई कोर्ट के जज जब प्रमोट होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। मैक्सिमम जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं वो हाई कोर्ट के जजेस ही हैं, हाँ या ना? यस, जैसे हमारे ही हाई कोर्ट में एक वकील साहब थे, हाँ या ना? वो पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जज बने, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, नाम सुना होगा आपने, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। वो पहले हाई कोर्ट के जज बने, कहाँ के? हाई कोर्ट के, और फिर वो कहाँ के जज हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। यस, फिर आई थिंक और हाई कोर्ट में ही हमारे यहाँ एक जज थे कोसी साहब, वो अभी मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं, हाँ या ना? तो इस तरीके से, तो और वो भी वकील थे पहले, हाँ या ना? तो मैक्सिमम बार से जाते हैं लोग। यस, मतलब काम हम ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर इसको करते हैं कल केशवानंद भारती केस, क्योंकि बड़ा है, इसको सारा समझाएंगे। कल पूरा दिन केशवानंद भारती में जाएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं।